डिजिटल लर्निंग सॉल्यूशंस मैंने हत्यागी आपके लिए लेकर आई चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी की कोलबर्ग की थ्योरी। और जितनी भी थ्योरीज हैं सीडीपी में, चाहे वो कोलबर्ग की हो, चाहे वो पियाजे की हो, चाहे वो वाइगोस्की की हो, ये सारी थ्योरीज इंपॉर्टेंट हैं सीटेट प्लस अदर टीचिंग एग्जाम्स के लिए, और इनमें से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। कोलबर्ग मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। कोलबर्ग की जो मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी है, मतलब कि नैतिक विकास की थ्योरी है। और ये क्या होता है कि ये बताते हैं कि जो हर एक इंसान है या हर एक जो भी ह्यूमन बीइंग है, उसका जो मॉरल होता है वो दूसरे बंदे से अलग होता है। हर किसी की जो थिंकिंग है, चाहे वो मतलब उसकी जो मॉरल है वो हर दूसरे पर्सन से अलग होती है। उसकी जो रीजनिंग है, चाहे वो किसी भी एस्पेक्ट को लेके हो, कोई चीज़ सही है तो किसी दूसरे ह्यूमन बीइंग को वो चीज़ गलत लग रही है, तो हर एक का पर्सपेक्ट अलग होता है सोचने का और चीज़ों को देखने का। तो उस चीज़ पे ये थ्योरी बेस्ड है। फर्स्टली पियाजे हैज़ गिवन द मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी, आफ्टर दैट कोलबर्ग हैज़ गिवन दिस थ्योरी। पहले किस क्या था, पहले पियाजे ने इस थ्योरी के ऊपर काम की बात करी थी, उसके ऊपर फिर बाद में क्या हुआ था कि कोलबर्ग ने इस थ्योरी पे काम किया। द थ्योरी वॉज बेस्ड ऑन अ मेल नेम हाइंस। और ये थ्योरी एक डिलेमा के ऊपर या एक मैन के ऊपर बेस्ड है, जिसको एक दुविधा थी, उसके ऊपर एक स्टोरी है, हाइंस डिलेमा थ्योरी। हाइंस वॉज अ पर्सन हुज वाइफ वॉज सीरियसली इल। हाइंस क्या एक व्यक्ति है जिसकी वाइफ बहुत ज़्यादा बीमार है, इल विथ कैंसर, और उसको कैंसर है उसकी वाइफ को। एंड शी कुड बी क्योर्ड बाय अ ड्रग विच वॉज नॉट अवेलेबल। और उसकी जो मतलब वो किसी हद तक क्योर हो सकती थी किसी दवाई से जो बहुत ईजिली अवेलेबल नहीं है। देन हाइंस केम टू नो दैट द ड्रग वॉज अवेलेबल एट अ केमिस्ट शॉप। तो हाइंस को पता चला कि किसी एक दुकान पे केमिस्ट की वो मेडिसिन अवेलेबल है। देन ही वेंट टू हिम एंड आस्क्ड फॉर द ड्रग। और उसने क्या किया, उससे पूछा कि भाई प्लीज़ ये दवाई मुझे दे दो, मेरी वाइफ बीमार है। बट द केमिस्ट वॉज चार्जिंग मोर फॉर द ड्रग। पर वो जो केमिस्ट था तो वो क्या कर रहा था, वो उसको उस दवाई के 10 गुना ज़्यादा पैसे मांग रहा था उससे। एंड आस्क्ड फॉर द ड्रग बट द केमिस्ट वॉज चार्जिंग मोर दैट ड्रग देन द एक्चुअल प्राइस ऑफ द ड्रग। और उसका एक्चुअल प्राइस कम था और वो ज़्यादा चार्ज कर रहा था, 8 से 10 गुना चार्ज कर रहा था उस चीज़ का। हाइंस वॉज नॉट हैविंग दैट मच मनी, ही रिक्वेस्टेड हिम टू गिव द ड्रग एंड ही विल पे द रेस्ट ऑफ अमाउंट आफ्टरवर्ड्स। हाइंस ने क्या कहा, हाइंस ने उससे रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ आप मुझे ये दवाई दे दीजिए और जो आपकी रिमेनिंग मनी है मैं वो बाद में दे दूँगा। और मतलब उसको बहुत तरह से उसको एक तरह से रिक्वेस्ट की कि भाई तुम ये प्लीज़ मुझे दवाई सस्ते में दे दो, या फिर प्लीज़ एक्चुअल रेट पे दे दो, या फिर कुछ पैसे अभी ले लो, कुछ मैं बाद में दे दूँगा। पर वो केमिस्ट ने मना कर दिया साफ साफ कि मैं तो दवाई दूंगा नहीं। एंड ही विल पे द रेस्ट ऑफ द अमाउंट आफ्टरवर्ड्स बट द केमिस्ट रिफ्यूज। तो केमिस्ट ने क्या कर दिया, बिल्कुल मना कर दिया। नाउ हाइंस इज इन अ डिलेमा दैट व्हाट शुड यू डू। अब हाइंस का क्या है, हाइंस को डिलेमा है, मतलब वो एक कन्फ्यूजन में है। डिलेमा का मतलब क्या होता है, कन्फ्यूजन में है। वो सोच रहा है कि मैं करूँ तो करूँ क्या। तो वो बहुत सारी चीज़ें सोच रहा है कि मैं या तो दवाई चोरी कर लूँ, या फिर भाई अगर दवाई चोरी करूँगा तो मुझे जेल जाना पड़ेगा, तो अगर मुझे अपनी वाइफ की जान बचानी है तो मैं ये चोरी भी कर लूँ। मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस जो उसके दिमाग में आए, बहुत सारी जो उसने रीजनिंग लगाई, तो वो क्या होता है, वो होता है डिलेमा। और ये जो पूरी थ्योरी बेस्ड है वो इसी पे बेस्ड है कि हर एक इंसान का जो प्रोस्पेक्ट होता है किसी चीज़ को लेकर, जो उसकी नैतिकता होती है, जो उसका मोरल होता है, वो दूसरे बंदे से अलग होता है। किसी को कोई चीज़ पसंद आ रही है तो वहीं वही चीज़ किसी दूसरे को पसंद नहीं आ रही है। कोलबर्ग आस्क्ड अ सीरीज ऑफ क्वेश्चन सच एज बेस्ड ऑन हाइंस डिलेमा। तो कोलबर्ग ने क्या करा, ये हाइंस डिलेमा के ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछे। हाइंस शुड नॉट स्टील द ड्रग सिंस इट वुड बी ब्रेकिंग द लॉ। तो वो क्या कहते हैं कि मतलब उसने कई सारी एक दुविधा के ऊपर कई सारी चीज़ें पूछी कि क्या सही है और क्या गलत है। कि हाइंस को क्या करना था, हाइंस को वो दवाई नहीं चुरानी चाहिए थी क्योंकि वो गलत है, लॉ के खिलाफ है। सेकेंड, हाइंस शुड स्टील द ड्रग एंड एक्सेप्ट एनी प्रेजेंट सेंटेंस। कि हाइंस को चुरा लेना चाहिए था पर उसको जेल जाना चाहिए था। नेक्स्ट, हाइंस शुड स्टील द ड्रग एंड नॉट गो टू द प्रिजन एज दिस इज अनफेयर। एक कहता है कि हाइंस को वो चुराना चाहिए था पर वो प्रिजन क्यों जाता, वो तो अपनी वाइफ की जान बचा रहा था। केमिस्ट की तो गलती है, वो दवाई को 8 से 10 गुना महंगा दे रहा है। नेक्स्ट क्या है, तो ये 3 जो चीज़ें दी थी, मतलब जो हाइंस के डिलेमा के ऊपर कोलबर्ग ने 3 क्वेश्चंस मतलब बना दिए कि भाई उसने ये सोचा कि या तो ये एस्पेक्ट सही होगा या तो ये एस्पेक्ट सही होगा। तो एक किसी बच्चों से उन्होंने पूछा कि इस क्वेश्चन के ऊपर ये बताओ कि कौन सा एक एस्पेक्ट सही है, कि हाइंस को क्या करना चाहिए था। तो हर बच्चे का एक प्रोस्पेक्ट, एक जो कहते हैं ना सोच, उसकी जो मोरल है वो अलग है। कोई कहेगा कि ये ठीक है, कोई कहेगा वो ठीक है। तो इस चीज़ पे ये पूरी थ्योरी बेस्ड है।
मॉरल इज़ डिफरेंट फॉर ईच एंड एवरी पर्सन, तो ऑब्वियस सी बात है कि मॉरल हर किसी बंदे का अलग होता है। नेक्स्ट इज़ द इम्पॉर्टेंट टर्म्स बिफोर स्टार्टिंग द थ्योरी, और अगर हम आगे हमें थ्योरी कंटिन्यू करने से पहले हमें बहुत सारी चीज़ों का पता होना चाहिए इस थ्योरी के ऊपर। मॉरल रियलिज्म किसको बोलते हैं? रूल्स आर फिक्स्ड एंड रिजिड, वी कैन नॉट ब्रेक इफ इट। रूल्स क्या होते हैं? रूल्स ऐसे जो रूल्स बनाए गए होते हैं, जो सोसाइटी में जो फिक्स होते हैं, उनको हम ब्रेक नहीं कर सकते। इफ़ वी विल ब्रेक इट देन वी विल बी पनिश्ड, तो अगर हम उसको तोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगी? उसकी पनिशमेंट मिलेगी। तो अगर ये क्वेश्चन में पूछा तो था कि अगर हाइंस अगर चोरी करता तो वो जेल जाता, तो वो मॉरल रियलिज्म हो गया। मॉरल कॉपरेशन, इफ़ आवर इंटेंशन इज़ राइट देन वी कैन ब्रेक द रूल। अगर मॉरल कॉपरेशन मतलब अगर हमें एक चीज़ सही लग रही है और हम उस चीज़ की वजह से हम एक रूल को तोड़ रहे हैं, तो वो गलत नहीं है। तो ये मॉरल कॉपरेशन कब आता है? जैसे कि अब हाइंस कह रहा है कि भाई मैं अपनी बीवी की जान बचा रहा हूँ, तो मैं तो कुछ गलत कर नहीं रहा हूँ, तो उसके लिए अगर वो अपना रूल तोड़ रहा है तो क्या हो गया? वो अपनी वाइफ की जान बचा रहा है। तो मतलब हर एक जो उसकी थिंकिंग थी, तो वो उसके ऊपर ये बेस्ड है कि मॉरल कॉपरेशन, मॉरल रियलिज्म मतलब कि एक इंसान कितने लेवल में सोच सकता है, मतलब कि उसको जब एक दुविधा होती है उसके मन में, तो वो ये सोचता है कि कौन सा रास्ता सही है, कौन सा गलत है। मॉरल डिलेमा, कंफ्यूजन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। तो अब डिलेमा क्या होता है? दुविधा, जिसमें हमें समझ नहीं आ पा रहा है कि हमें क्या सही है और क्या गलत है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मॉरल रीजनिंग, थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व जस्टिस टू बी डन, फाइनल डिसीजन मेड। मतलब फाइनली जब एक मॉरल रीजनिंग में क्या होता है कि हमें फाइनल डिसीजन हमने बना लिया कि भाई अब तो हमें ये काम करना ही है, क्योंकि हमें ये काम सही लग रहा है, और वो फाइनल डिसीजन उसका होता है। जो फाइनल डिसीजन होगा तो वो मॉरल रीजनिंग हो गया। भाई अब तो हमें ये चीज़ सही लग रही है, हमारे प्रोस्पेक्ट से ये चीज़ सही है, तो ये तो बिल्कुल हमें करनी ही है। तो ये किस में आएगा? मॉरल रीजनिंग में। कोलबर्ग हैज़ गिवन 3 लेवल्स एंड 6 स्टेजेस। अब ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि कोलबर्ग के कितने लेवल हैं और कितने स्टेजेस हैं। तो कोलबर्ग ने 3 लेवल दिए और उन 3 लेवल के अंदर ही 2-2 स्टेजेस हैं हर एक लेवल के अंदर, तो 6 स्टेजेस हैं टोटल। नंबर 1, प्री कन्वेंशनल लेवल, मोस्टली फाउंड इन चिल्ड्रन। जो प्री कन्वेंशनल लेवल क्या होता है? इसमें क्या होता है? बच्चे की ज़्यादातर ये जो लेवल है ये बच्चों के ऊपर है कि उसमें नैतिकता कम होती है बच्चों में। जो बच्चों का जो मोराल होता है वो बहुत कम होता है। मतलब वो इतना ज़्यादा रीज़न थोड़ी ना लगा पाते चीज़ों पे कि ये सही है या गलत है। वो डिसीजन इतना थोड़ी ना ले पाते कि मुझे ये काम अच्छा है, ये काम बुरा है, तो वो इस लेवल में आता है। स्टेज 1, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। ओबीडियंस एंड पनिशमेंट का जो स्टेज है, अ चाइल्ड कैन ओबे एनी वन इन केस ऑफ टू अवॉइड पनिशमेंट। इसमें क्या होता है? एक बच्चा अपने से बड़ों की बात मानता है, क्योंकि वो पनिशमेंट से बचना चाहता है, तो ये स्टेज में आता है। एग्जाम्पल, द चाइल्ड डज नॉट स्किप स्कूल बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ पनिशमेंट। बच्चा क्या होता है? स्कूल नहीं जाना बंद करता, क्योंकि उसको लगता है अगर वो स्कूल नहीं जाएगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगी टीचर की वजह से। टीचर उसको पनिशमेंट देगा कि भाई तुम क्यों नहीं आए हो स्कूल, क्यों तुमने स्किप करा स्कूल आना, तो वो बच्चा डरता है। स्टेज 2, सेल्फ इंटरेस्ट एंड रिवॉर्ड ओरिएंटेशन, टिट फॉर टैट। मतलब इसमें क्या होगा कि सेल्फ इंटरेस्ट होगा बच्चे का अपना अंदर कि यार इस चीज़ से मुझे क्या फ़ायदा होगा। टिट फॉर टैट कि अगर मैं उसके लिए ये करूँगा तो वो मेरे लिए ये करेगा। चिल्ड्रन फॉलो रूल्स टू गेट द रिवॉर्ड्स दे आर एक्सपेक्टिंग। उसमें क्या होता है? वो अपना फ़ायदा देखता है कि भाई इस चीज़ से मुझे कितना फ़ायदा होगा। द चाइल्ड इज़ मोटिवेटेड बाय सेल्फ इंटरेस्ट टू डू दिस वर्क। तो वो तभी इस काम को करता है जब उसे अपना फ़ायदा दिखाई देता है। नेक्स्ट, कन्वेंशनल लेवल, लेवल 2, स्टेज 3, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप और गुड बॉय गुड गर्ल। इसमें गुड बॉय और गुड गर्ल की अवस्था होती है। स्टेज 3 हमारी जो कन्वेंशनल लेवल में आती है। पर्सन ट्राई टू बी गुड टू लिव अप टू दीज एक्सपेक्टेशंस बिकॉज दे लर्न दैट बीइंग रिगार्डेड एज गुड बेनिफिट्स देम। इसमें क्या होता है? जो एक पर्सन होता है वो सोसाइटी में अपने आप का एक अच्छा इमेज बनाने के लिए कि भाई मुझे अगर मैं ऐसे काम करूँगा तो भैया मुझे तो ये लोग बोलेंगे ये तो बहुत ही अच्छा है, तो वो एक अपना इमेज बनाने के लिए ये सब चीज़ें फॉलो करते हैं। Stage 4, law and order morality. At this stage, person understand that it is important to obey laws because they are important in proper functioning of society. Law and order morality में कहता है कि बंदा भाई जब सोसाइटी में रह रहा है तो वो सोचता है कि यार हमें तो सोसाइटी के लॉज के हिसाब से चलना चाहिए, चाहे कोई भी कुछ भी बोले, हम तो भाई सोसाइटी के लॉज और जहाँ भी हम रह रहे हैं उन चीज़ों को हम फॉलो करेंगे क्योंकि ये हमारे लॉ एंड ऑर्डर में आता है और भाई हमें तो इन चीज़ों का पालन करना ही पड़ेगा। तो ये इसमें आता है स्टेज 4 में। नेक्स्ट इज़ द
लेवल 3 पोस्ट कन्वेंशन लेवल। स्टेज 5 सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स। पोस्ट कन्वेंशन लेवल के अंदर भी 2 स्टेजेस आते हैं, स्टेज 5 एंड स्टेज 6। सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स। The thinking that those laws which are not welfare oriented should be changed when necessary to meet the greatest good for the greatest number of people। इसमें क्या होता है कि लोग कहते हैं कि भाई हम तो अपने अपने आप को पहले इंडिविजुअल राइट मानते हैं वो हर चीज़ में, कि यार हम तो टैक्स पे नहीं करेंगे, भाई क्यों नहीं करेंगे, भाई वो सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है। तो इसमें वो वाली सिचुएशन आ जाएगी कि आपको जो सही लग रहा है आप उस लॉ को फॉलो नहीं करते। क्यों? आपको लगता है कि जो भी सारे लॉज बनाए गए हैं वो ठीक है, बनाए गए हैं, लेकिन वो कुछ हद तक हमें सही नहीं लग रहे, तो हम उनको फॉलो नहीं करेंगे। तो जैसे अगर आपको लग रहा है कि भाई हम टैक्स पे नहीं करेंगे क्योंकि सरकार हमारा जो टैक्स हम पे कर रहे हैं उसको वेस्ट कर रही है इधर उधर फालतू की चीज़ें बनाने में, तो वो क्या करता है, वो एक अपना मतलब कहता है कि भाई हम तो लॉ नहीं मानेंगे क्योंकि हमें सही नहीं लग रहा, हमें किसी के प्रोस्पेक्ट से कोई मतलब नहीं है, हमें ठीक नहीं लग रहा तो हम नहीं मानेंगे। एग्जाम्पल इन हाइंस डायलेमा, लाइफ इज़ मोर इंपॉर्टेंट दैन ब्रेकिंग द लॉ अगेंस्ट स्टीलिंग। जैसे कि हाइंस के लिए क्या था, उसकी वाइफ की जान बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था इन केस ऑफ ब्रेकिंग द लॉ। अब भाई अपनी वाइफ को थोड़ी ना वो मरने देता एक लॉ ब्रेक करने के चक्कर में, तो उस केस को लेंगे कि जो हाइंस ने अपनी वाइफ की लाइफ इंपॉर्टेंट समझी वो लॉ ब्रेक करने से ज़्यादा। स्टेज 6 यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। ये तो बहुत ही कम लोग पहुँचते इस स्टेज पे। लीगल राइट्स आर नेसेसरी। इसमें क्या होता है भाई, ये लास्ट स्टेज है, और इसमें क्या होता है, इसमें तो भाई आपको लीगल राइट्स को फॉलो करना पड़ेगा। जो भी नियम बनाए गए हैं, जो भी सोशल जस्टिस है, जो भी इक्वल राइट्स है, जो भी चीज़ें ह्यूमन राइट्स के ऊपर जो भी चीज़ें फाइनली जो आती हैं वो सब इसी में आती हैं कि हमें ये सब चीज़ें फॉलो करनी ही पड़ेंगी, और ये लॉ एंड ऑर्डर में आता है और ये लीगल है, आप इसको ब्रेक किसी भी कीमत पे नहीं कर सकते लॉ को। तो इसमें क्या होता है, इस स्टेज में बहुत ही कम लोग पहुंच पाते हैं। तो ये थी हमारी कुछ 3 लेवल और इनके 6 स्टेजेस, और इनसे हर बार क्वेश्चन आते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक इट। थैंक यू सो मच।